माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, जैसा हमने थर्मोडायनेमिक सेकंड में बहुत सारा कार्नोट साइकिल पढ़ा, फिर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पढ़ा, फिर कार्नोट थ्योरम पढ़ा, और फिर एप्लीकेशंस ऑफ कार्नोट थ्योरम पढ़ा। तो आज अब जो हम बात करेंगे वो आज ताप का ऊष्मागतिकीय पैमाना या थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, और उसके बाद तापमान पैमाने की वर्तमान परिभाषा पढ़ेंगे। फिर एंट्रोपी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी, आज इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी तथा ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम थियोरेटिकल बात है, तो आप आज थियोरेटिकली थोड़ा समझिए कि क्या होता है, क्योंकि हमारे को ये भी पता होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में बहुत कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि ताप का ऊष्मागतिकीय पैमाना क्या है, या फिर इसमें आपको इसके साथ साथ करंट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल भी देनी है। तो मैं बताता हूँ क्या है। थर्मामीटर या तापमापी बनाने के लिए ऐसे गुण का चुनाव करते हैं जिसके मान में ताप के साथ रेखीय परिवर्तन हो रहा हो। अब ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे पास कोई मानक पैमाना ही नहीं है तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि अमुक गुण के मान में ताप के साथ रेखीय परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि किसी के साथ रेखीय चेंज होना चाहिए। जैसे अपन पत्थर के बाट नहीं बनाते गांव में, तो हम ये एक बार बाट मान लेते हैं पत्थर का, कोई पत्थर टुकड़ा ले लेते हैं और 1 किलो के बराबर है तो उसका 1 किलो का मान लेते हैं। फिर उससे दुगना जो होता है वो 2 किलो होता है, पत्थर का जो है उससे 3 गुना होता है तो 3, तो उसके साथ एक तरह से रेखीय परिवर्तन हो गया। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है, तो ऐसा हमारे को कोई पैमाना लेना पड़ेगा कि वह ताप के साथ उसका ऐसे कोई गुण हो जो ताप के साथ उसका परिवर्तन हो रहा हो। आदर्श गैसों के लिए ऐसा माना जाता है कि स्थिर दाब पर उसका आयतन अथवा स्थिर आयतन पर उसका दाब ताप के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम फिर एक आ गई। लेकिन हम ये जानते हैं या पढ़ चुके हैं कि आदर्श गैस स्वयं अपने आप में काल्पनिक है, क्योंकि वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों से भिन्न है। तो फिर प्रॉब्लम आ गई। अतः कोई ऐसा पैमाना होना चाहिए जो निरपेक्ष हो, एब्सोल्यूट हो। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के आधार पर ऐसा संभव हो सका। इसे ऊष्मागतिकी तापमान पैमाना या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल या केल्विन पैमाना कहा जाता है। लॉर्ड केल्विन ने अंश डिग्री के समान आकार को व पदार्थ के मोल को सामान्य परिभाषा मानते हुए जो पैमाना दिया वह आदर्श गैस पैमाने के समान ही था। अब देखिए उसने क्या, केल्विन पैमाने पर हिम बिंदु आइस पॉइंट अंकित करने के लिए एक स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर का प्रयोग किया गया था, और हिम बिंदु व भाप बिंदु स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के मध्य 100 डिग्री या 100 अंश को अंकित कर दिया। इस प्रकार 100 अंश अर्थात सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। आप जानते हो वैसे भी जो आइस पॉइंट होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं वाटर का, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि उसका स्टीम पॉइंट होता है जहाँ पर वो वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो जो सेंटीग्रेड पैमाना है या 100 डिग्री जो स्केल है तापमान को, उसको निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, और वो समीकरण है क्या, T P माइनस पी आई अपॉन पी एस माइनस पी आई इंटू 100, जहाँ पर P जो है T पर दाब है, वह पी आई व पी एस क्रमशः हिम बिंदु व भाप बिंदु पर दाब है। I मीन्स आइस पॉइंट पर प्रेशर और S मीन्स स्टीम पॉइंट पर प्रेशर। अतः T0 लिमिट पी आई टू 0 हमारे पास ये हो जाएगा 100 इंटू पी आई अपॉन
PS माइनस PI समीकरण जो 2 है ये प्राप्त हो जाएगी यदि यदि हम इनिशियल टेम्परेचर जो है या आइस पॉइंट को अपन 0 मान लें या उसको टेंड्स टू 0 मान लें। इसका मतलब ये होगा T0 एक सार्वत्रिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये थर्मामीटर की गैस पर निर्भर नहीं करता। ऊष्मागतिकी ताप T को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। T इज इक्वल टू लिमिट PI टू टेंड्स टू 0 100 इंटू PI अपॉन PS माइनस PI। यहाँ फिर एक बाधा है, T0 का मान यद्यपि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता लेकिन इस बात पर तो निर्भर करता है कि PI व PS का मान कितना सही ढंग से नाप रहे हैं, क्योंकि इस बात का भी बहुत सूक्ष्म ढंग से किए गए परीक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। तो अपने को फिर क्या होनी चाहिए, तो अब मॉडर्न जो टेम्परेचर पैमाने की वर्तमान जो परिभाषा दी गई है, करंट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल जो है, उसके अनुसार क्या है, वर्तमान में तापमान पैमाने की परिभाषा एक निश्चित बिंदु पर आधारित है जिसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट पाई जाती हों। तीनों स्टेट का मतलब लिक्विड, उसका सॉलिड और उसका गैसियस। तो उसका गैसियस तो जलवाष्प हो गया, उसका जो सॉलिड हो गया वो बर्फ़ हो गया और उसका जो लिक्विड हो गया वो शुद्ध जल हो गया। तो ट्रिपल पॉइंट यह वह बिंदु है जिस पर शुद्ध जल बर्फ़ व जलवाष्प के साथ साम्य में होता है और इस बिंदु को सही 273.16 केल्विन माना गया है और इनके अंश ऊष्मागतिकी अंश थर्मोडायनामिक डिग्रीज के बराबर है। सेल्सियस अंश या सेल्सियस डिग्री को बिल्कुल 1 केल्विन के बराबर माना गया है और सेल्सियस पैमाने का मूल प्रारंभ या शून्य सही 273.15 केल्विन पर है, इसलिए 273.15 केल्विन है उसी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया या 0 माना, सॉरी शून्य माना है। 273.15 केल्विन को अपन ने क्या माना है, 0 डिग्री सेल्सियस माना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रोपी की परिभाषा, एंट्रोपी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। देखिए एंट्रोपी का मतलब ही डिसऑर्डरनेस है। अगर सिस्टम में एंट्रोपी ज़्यादा है इसका मतलब अव्यवस्था ज़्यादा है और आप जानते हो कि अव्यवस्था ज़्यादा होने पर कोई भी जो मुक्त ऊर्जा है उसका मान अधिकतम होगा, यानी कि कोई अभिक्रिया तेज़ी से संपन्न होगी या स्पॉन्टेनियसली वह होगी। तो डिसऑर्डरनेस इज ए पैरामीटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन और स्टेबल रिएक्शन, मेरे अनुसार ऐसे अपन कह सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एंट्रोपी एक ऐसा अवस्था गुण है जो तंत्र के ताप, दाब व आयतन जैसे गुणों का फलन होता है। ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी का मतलब ही अव्यवस्था है और अव्यवस्था का मतलब रेंडमनेस है या बेतरतीबी है। ऊष्मागतिकी के अनुसार एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यह एक आउटरी समीकरण है जिसमें एंट्रोपी एक मान युक्त यानी सिंगल वैल्यूड तंत्र का मात्रात्मक अवस्था गुण है, एक्सटेंसिव स्टेट प्रॉपर्टी है। अब देखिए प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था तक, यानी कि एक अवस्था के एक निश्चित परिवर्तन के लिए समीकरण एक जो है वो निम्न रूप में हो जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। समीकरण 2 में बताया क्यू रिवर्सिबल का मान उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्नो इंजन की समीकरण से रख सकते हैं, क्योंकि कार्नो इंजन में भी उत्क्रमणीय रूप से प्रक्रम संपन्न होते हैं। मैंने आपको कार्नो इंजन में समझाया है कि कार्नोट साइकिल जो इंजन होता है उसमें भी दो प्रोसेस जो होते हैं वो उत्क्रमणीय रूप से होते हैं या वो रिवर्सिबल कार्य करते हैं, मैंने बताया था आपको। और जिसमें आपको याद हो तो मैंने बताया था कि दो इंजन कार्य कर रहे हैं जिनको ई व ई डैश माना था। ई जो है वो उत्क्रमणीय है जबकि ई डैश जो है अनुत्क्रमणीय नहीं है। बट दूसरी बार जब ये काम करता है तो ई डैश जो है उत्क्रमणीय रूप से कार्य करता है जबकि ई जो है अनुत्क्रमणीय काम से कार्य, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों इंजन जो है वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो उनका साइन जो है वो बदल जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं Q2 रिवर्सिबल अपॉन T2 और Q1 रिवर्सिबल अपॉन
T1 इज इक्वल टू 0, जो कि समीकरण 26 में दिया हुआ, अथवा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू 0। अर्थात एक उत्कोणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी का मान हमेशा शून्य होता है। याद रखिए क्या होता है, अर्थात एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी का मान हमेशा शून्य होता है। अब हम बात करते हैं अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी। एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी परिवर्तन को परिभाषित करने वाली समीकरण निम्न है। आप जानते हो डी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। चूँकि एंट्रोपी एक अवस्था गुण है, अतः इसका संबंध तंत्र के अन्य अवस्था गुणों ताप, दाब, आयतन, ये सब मैंने बताया था, आदि के साथ होना चाहिए। माना कि किसी गैस का उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है। उत्क्रमणीय प्रसार का मतलब जितना हो रहा है वापस उसको अपोजिंग फोर्स लगा के उसको वापस वहीं ला सकते हैं। मतलब अगर जितना फैला है उसके ऊपर उसके ठीक विपरीत उतना ही अगर आप अपोजिंग फोर्स या विपरीत बल लगा देंगे तो वह पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा या उसका आयतन उतना ही हो जाएगा। अतः माना तंत्र का दाब P इज इक्वल टू POP है, तो प्रथम नियम अनुसार OP का मतलब क्या है, अपोजिंग, विपरीत दिशा में, तो प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस PdV। अब देखिए अपन PdV को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू du प्लस PdV। इधर ले जा सकते हैं अपन इसको, तो हमारे पास ये बच जाएगा। समीकरण 1 में t का भाग देने पर, समीकरण 1 में अगर t का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन t इज इक्वल टू du t प्लस PdV अपॉन टी, जो समीकरण 2 में बताया हुआ। और आप जानते हो डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी जो है वो एंट्रोपी परिवर्तन के बराबर है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं समीकरण 3 के रूप में। तो हमारे पास डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डी यू प्लस पी अपॉन टी डी वी हो जाएगा। और जो समीकरण 3 है वो ऊष्मागति के प्रथम और द्वितीय नियम का संयुक्त रूप है, जहाँ पर 1 अपॉन टी तथा p बाई टी जो है वो अवकलन गुणांक है तथा इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए समीकरण 3 के अनुसार किसी तंत्र की एंट्रोपी को 2 प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, सोचिए कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आयतन स्थिर हो, अब समीकरण 3 का दूसरा भाग देखिए, यदि आयतन स्थिर हो यानी dV बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो, तो तंत्र की जो है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि से अर्थात du के धनात्मक मान से उसके ds के मान में वृद्धि होगी। अतः स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊर्जा के बढ़ने से उसके एंट्रोपी के मान में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात यह है कि अपन इस समीकरण 3 में dV का मान अगर 0 है तो ये जो दूसरी वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो अब ds का मान बढ़ाने के लिए हमको आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होनी पड़ेगी या आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में धनात्मक मान होना ही आवश्यक है। दूसरा क्या हो, अगर आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहे यानी du बराबर 0 हो, तो फिर आयतन में विस्तार करके अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस को बढ़ा सकते हैं। यदि तंत्र की ऊर्जा स्थिर रहे तो देखिए अब इसमें अगर du जो है ये du जो 0 हो जाए, क्या हो जाए, du जो है वह 0 हो जाए, ये वाली 0 हो जाए, तो अब ये जो पहली टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो अपन अब dV में यानी कि आयतन में वृद्धि करके अपन ds को बढ़ा सकते हैं या एंट्रोपी में परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं। यदि तंत्र की ऊर्जा स्थिर रहे अर्थात du बराबर 0 हो तो तंत्र के आयतन में वृद्धि अथवा dV का मान dV के धनात्मक मान के साथ डेल्टा S के मान में वृद्धि होगी। अतः स्थिर ऊर्जा पर किसी तंत्र के आयतन में वृद्धि के साथ उसके एंट्रोपी के मान में वृद्धि होगी। ऐसे आवृत्ति हो सकती है। क्योंकि प्रयोगशाला में हम ऊर्जा परिवर्तन को ताप व आयतन अथवा ताप व दाब के फलन के रूप में ज्ञात करते हैं, अतः एंट्रोपी को भी हम ताप व आयतन अथवा ताप व दाब के फलन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंट्रोपी को ताप व आयतन के फलन के रूप में या एंट्रोपी को ताप या दाब के फलन के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोनों एक जैसी इक्वेशन है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।